मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि NEP 2020 ये मैंने कवर कर लिया और इसका 2 वीडियो बनाया हुआ है। दोनों वीडियो आप लोग देखिएगा। हमें लगता है कि NEP 2020 का अगर वो दोनों वीडियो देख लिए आप लोग तो 99% क्वेश्चन जो वहाँ से बन सकते हैं वो कवर हो जाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से उसको कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। अब बात करते हैं NCF की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो NEP जो आता है, जैसे शिक्षा नीति कोई भी आती है तो उसके बाद जो है वो क्या होता है, वो NCF बनता है ना। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये एक ड्राफ्ट होता है। किस हिसाब से ये ड्राफ्ट इसलिए होता है कि कैसे एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे, स्कूलों में कैसे लागू करेंगे, पूरे देश में कैसे लागू करेंगे, या जहाँ भी आवश्यकता है, जिस जिस वर्ग में, जिस कैटेगरी में जैसे भी आवश्यकता है, किस एज ग्रुप में उसको लागू करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है NCF के अंतर्गत, है ना। इस वजह से NCF की भी ज़रूरत पड़ती है और देश में समय समय पर NCF आते रहे हैं। जैसे पहला NCF जो 1975 में आया, है ना, फिर 1988 में आया और उसके बाद 1988 में आया, उसके बाद 2005 में आया। तो अभी तक जो स्कूलों में लागू है, अभी जो जिस फ्रेमवर्क पे काम हो रहा था वो NCF 2005 था। वो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, NEP जो 1986 में जो आई थी, उसके बाद 2005 ये जो शिक्षा NCF चल रहा था, इसके बेसिस पर ये चल रहा था, है ना। अब जो है जब से NEP 2020 आई, नई शिक्षा नीति हमारी आ गई, उसके बाद से जो NCF आया, तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये 4 तरीके के NCF का यहाँ वर्णन किया गया है। 4 तरीके के NCF यहाँ रखे गए हैं। कौन कौन से NCF है, एक एक का हम लोग जिक्र करते हैं और उसके बाद जो हमारा NCF मेजर रूप से जो स्कूलों में एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो हुआ NCF SE 2023 में आया, ये है ना, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन यानी कि ये 3 वर्ष से लेके, है ना, 3 वर्ष से लेके और 18 वर्ष तक ये कवर करेगा। यानी कि बच्चा जब इंटरमीडिएट सेकेंडरी क्रॉस करेगा तब तक ये स्कूल एजुकेशन लिया गया है। यानी बच्चा जब एडमिशन लेगा कहाँ, बाल वाटिका में, जब वो 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा, चौथे साल जब एडमिशन लेगा, तब वहाँ से लेके और इंटर तक कंप्लीट होते होते जब वो निकलेगा, वो NCF SE स्कूल एजुकेशन में रखा गया 2023 के नाम से, है ना। दूसरा NCF जो है वो NCF ECCE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है कि कहीं इसी का मतलब पूछ लिया जाए, कोई C दे दिया जाए कि इस C का क्या मतलब हो गया या इस E का क्या मतलब होगा, है ना। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये 2023 में 22 में आया था और ये 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों का ये जो है करिकुलम है, ये कवर करता है। तीसरा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो टीचर एजुकेशन के लिए है ना। टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स को कैसे जो है आगे प्रमोट करना है, कैसे उनकी ट्रेनिंग करनी है, कैसे उनका जो है उनसे काम लेना है, ये सारी चीज़ें टीचर एजुकेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो आया उसमें रखा गया। और चौथा जो आता है वो NCF फॉर एडल्ट एजुकेशन, है ना। एडल्ट एजुकेशन की भी बात ये गवर्नमेंट करती है कि कोई भी जो है व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, इस देश में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना रहे। जैसे कि स्कूलों में एक प्रोग्राम चला भी था, शायद उल्लास ऐप था उस ऐप का नाम, जिसमें कि जितने भी बुजुर्ग थे उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको कुछ ना कुछ पढ़ाना होता था, है ना। तो वो भी एक प्रोग्राम चला था और समय समय पर ये चलता भी रहेगा, चल भी रहा है। तो NCF एडल्ट एजुकेशन, है ना, ये है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो मेन रूप से NCF SE स्कूल एजुकेशन और ये 2023। तो ये बेस इसी पर है, किस पर, NEP 2020 के बाद ये आया है ड्राफ्ट, और उसी के अकॉर्डिंग जो है किस तरीके से शिक्षा को स्कूलों में लागू करेंगे, क्या फ्रेमवर्क होगा, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है एजुकेशन को। तो ये सारी चीज़ें NCF SE
2023 में दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 2023 ही पढ़ेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सा एनसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं? स्कूल एजुकेशन का, है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे थोड़ा सा अगर कंपेयर करके हम लोग चलेंगे तो हमें लगता है कि चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। कंपैरिजन किसमें एनसीएफ 2023 अभी तक जो चलता आया है वो एनसीएफ 2005 है ना। एनसीएफ 2005 के बेसिस पे स्कूलों में एजुकेशन दी जा रही थी, लेकिन अब जो है एनसीएफ 2023 के बेसिस पे एजुकेशन का पैटर्न बदल रहा है, किस तरीके से क्या करना है वो सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन मोड में पढ़ेंगे, 2005 में किस तरीके का फ्रेमवर्क था, 2023 में किस तरीके का फ्रेमवर्क है, एक एक चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो हमें लगता है कि जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और ज़्यादा स्पष्ट भी होंगी कि क्या चेंजेज हुए, क्या बदलाव हुए, ये हम लोग अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो अब एक तरफ हम लोग एनसीएफ 2005 रखते हैं और एक तरफ एनसीएफ 2023 रखते हैं, है ना। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। इधर हो गया एनसीएफ 2005 और इधर हो गया एनसीएफ 2023। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन है 2023, है ना। तो जो एनसीएफ 2005 था इसमें ये कहा गया, पहला जो हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, पहली चीज जो है इसमें ये कहा गया कि इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, यानी रचनावादी बच्चे जो होंगे, जो पढ़ के निकलेंगे वो रचनावादी दृष्टिकोण के होंगे, है ना। रचनावादी यानी कि यहां लिख सकते हैं रचनावादी दृष्टिकोण, है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म। अभी इसका मतलब हम लोग समझते हैं। पहले एनसीएफ 2023 में क्या कहा गया ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो एनसीएफ 2023 में कहा गया कि ये बच्चे योग्यता आधारित होंगे, अनुभवात्मक होंगे, योग्यता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, योग्यता आधारित। इसको अगर अच्छे से समझ लिए एक एक पॉइंट तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में करके आओगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड योग्यता आधारित हो गया, और एक्सपीरियंस बेस्ड हो गया यानी कि अनुभव आधारित हो गया, अनुभव आधारित है, एक्सपीरियंस बेस्ड। तो ये हो गया, इसमें एक पॉइंट ये हो गया। और डिजिटल रूप में सक्षम, ये अभी इसकी चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे, है ना। तो अब रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविज्म और योग्यता आधारित या अनुभव आधारित की बात की गई 2023 में। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर अंतर समझ गए और अंतर अगर हम समझा ले गए, इन दोनों का अंतर हम समझा ले गए तो हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाना सफल हुआ, और आप लोग अगर समझ गए तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखिए एनसीएफ 2000 में ये कहा गया कि जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो रचनावादी दृष्टिकोण के बच्चे होंगे, यानी रचनावादी दृष्टिकोण हम लोग अपनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि वो बच्चे नॉलेज में उनके कहीं कोई कमी नहीं होगी, वो बिल्कुल भरपूर नॉलेज लेके स्कूलों से बाहर निकलेंगे, है ना। लेकिन एनसीएफ 2023 में ये कहा गया कि इसमें भाई थोड़ा सा चेंज करना होगा। बच्चे नॉलेज लेके जाते हैं लेकिन स्कूल से नॉलेज लेके जाते हैं वो इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, यानी कि वो जो है अपने योग्यता का परिचय नहीं दे पाते हैं और वो बेरोजगार रह जाते हैं, कभी कभी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, योग्यता आधारित कॉम्पिटेंसी किया इन्होंने, और अनुभव आधारित, यानी कि अब बच्चों का अनुभव और प्लस टीचर का अनुभव, दोनों का अनुभव साझा करके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और योग्यता उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग दिया जाएगा, स्किल्स उनके अंदर डेवलप किया जाएगा ताकि वो नॉलेज तो उनके पास रहे ही रहे, और जब बच्चे निकले पढ़ के तो उनके अंदर ऐसी ऐसी योग्यताएं हों
कि वो कहीं न कहीं कुछ अपना काम, अपना रोजगार, अपने लिए जीवन यापन का साधन जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके। तो योग्यता आधारित का मतलब यही हुआ कि उनको, जैसे इसकी स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो स्किल, उनके अंदर स्किल हो, हुनर हो, कोई ना कोई वो हुनर लेके बाहर निकले। सिर्फ उनके पास किताबी ज्ञान ना हो, किताबी कीड़े बन के ना निकले, किताबी ज्ञान ना हो, उनके अंदर अनुभव आधारित लर्निंग हो और योग्यता आधारित लर्निंग हो। तो इन दोनों चीज़ों की बात की गई है। योग्यता आधारित में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं, यानी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको हम 360 डिग्री असेसमेंट जब करते हैं उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी चौतरफा, चौमुखी विकास होना चाहिए उन बच्चों का, वो एनसीएफ 2023 में कहा गया। उनका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशली भी वो डेवलप्ड हो, है ना, कनेक्टेड हो, सोशली भी कनेक्टेड हो, लिंग्विस्टिक में कोई उनके लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना रहे, लैंग्वेज के तौर पे भी उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, ये बार बार शब्द आता है, हमने कहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उनका संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सारे डोमेन जो है इसमें कवर होना होता है, कवर किया गया है ना। तो ये, हाँ, तो मित्रों हम लोग बात कर रहे हैं अब सेकंड पॉइंट क्या होगा। सेकंड पॉइंट में स्ट्रक्चर क्या रखा गया, तो एनसीएफ 2005 में जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का वो 10+2 बेस्ड था, है ना, 10+2। और जो एनसीएफ 2023 में रखा गया वो 5-3-3-3-4 यानी कि 5 प्लस ये 3 प्लस 3 और प्लस 4, इस तरीके से नीचे से ऊपर अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। ये 5 साल जो है हो गया, ये प्रिपरेटरी स्टेज कहलाता है, फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है, जिसमें 2 साल बाल बाटिका का हो गया, 3 साल बाल बाटिका का हो गया और 2 साल हो गया क्लास 1 और 2 हो गया, है ना। यानी कि ये भी जो रखा गया ये 3+2, इस तरीके से 3+2 मिला के ये 5 हो गया और ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है। आधारभूत जो ये हो गया है ना, फाउंडेशनल स्टेज, ये कहाँ से 3 से और 8 वर्ष का होता है ना। दूसरा स्टेज जो हो गया ये प्रिपरेटरी स्टेज हो गया, यानी कि बच्चा जब 3, 4, 5 में रहेगा, 3, 4, 5 ये प्रिपरेटरी स्टेज हो गया। प्रिपरेटरी स्टेज ये 8 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है। उसके बाद फिर मिडिल स्टेज हो गया, इसका जिक्र हम एनईपी जब पढ़ा रहे थे उस समय भी किए थे। मिडिल स्टेज हो गया, है ना, मिडिल स्टेज में एज जो हो गया 11 से 14 वर्ष हो गया और ये जो है सेकेंडरी स्टेज हो गया। तो सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष हो गया। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया गया एनसीएफ 2023 में, 5+3+3+4। कभी कभी एज भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए पूछा गया कि प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो किस एज ग्रुप के लिए है, तो उसमें 8 से 11 जो है वो सही होगा। या फाउंडेशनल स्टेज किस एज ग्रुप के लिए है, तो वो 3 से 8 वर्ष के लिए है। इसी में 3 साल जो है आंगनबाड़ी का यानी बाल बाटिका का भी इसी में शामिल है। जो पहले नर्सरी हुआ करता था वो बाल बाटिका, यानी बच्चा जब 3 साल का होगा, 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तब वो एडमिशन लेगा बाल बाटिका में, और 3 से जो है 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष जो होगा वो क्लास 1 और 2 में होगा। तो इस वजह से ये पूरा 3 से 8 वर्ष हो गया, है ना। तो ये चेंजेज हुए हैं स्ट्रक्चर में एनसीएफ 2023 में। उसके बाद शिक्षण अधिगम पद्धति में क्या चेंजिंग हुआ, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगा। तो 2005 में लर्निंग बाय डूइंग बेसिस था, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता था, जो हम लोग स्कूलों में अभी तक कराते भी चले आए हैं। कोई भी चीज़ एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग सिखाते चले आए हैं, बच्चे करके सीखते हैं, खुद सीखते हैं। और वो एजुकेशन पॉलिसी चाइल्ड सेंटर्ड थी। तो चाइल्ड सेंटर्ड तो अभी भी है, 2023 भी चाइल्ड सेंटर्ड ही जो है एनसीएफ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथोडोलॉजी में चेंज किया गया। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई, यानी बच्चे जो है अनुभव आधारित शिक्षण करेंगे, अनुभव आधारित सीखेंगे। बच्चे कैसे अनुभव आधारित सीखेंगे, है ना, उसमें उनके अनुभव से जब पढ़ाया जाएगा तो उनके अनुभव से चीज़ों को, कोई भी टॉपिक पढ़ाते समय पहले उनके अनुभव से जोड़ा जाएगा। और दूसरी बात जो उनके लैंग्वेज के बारे में है वो भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अनुभव के बेसिस पर उनको पढ़ाएंगे, उनको अनुभव प्रदान करेंगे या उनके अनुभवों से जोड़कर चीज़ों को समझाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है,
यानी कि अब कोई बाध्यता नहीं रहेगी। जो बच्चा सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, साइंस स्ट्रीम का बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, आर्ट स्ट्रीम का साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यानी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि बच्चा अपने मन मुताबिक जो भी सब्जेक्ट उसको पसंद है वो पढ़े। इंटरडिसिप्लिनरी अगला पॉइंट है जो चेंजिंग किया गया, वो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की बात की गई है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को विभिन्न आयाम से कई सब्जेक्ट से कई तरीके के नॉलेज को मिक्स करके उसको समझाया जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो जैसे मान लीजिए बच्चे को वाटर पढ़ा रहे हैं, पानी पढ़ा रहे हैं, है ना, पानी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब पानी क्या होता है उसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बताया जाए, यानी कि जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन इस तरीके से मिले तो पानी बन गया, है ना। पानी को भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया जाए कि पानी जो है कहाँ कहाँ इंडिया में कितना % पानी है, कहाँ कहाँ पानी ज़्यादा है, कैसे क्या है, पानी के बारे में बताया जाए, है ना। पानी का स्रोत क्या क्या है ये भी बच्चों को उसी समय बता दिया जाए। तो यानी कि कभी हम केमिस्ट्री के रूप में पानी को समझा रहे हैं, कभी हम ज्योग्राफी के रूप में पानी को समझा रहे हैं, है ना, कभी हम पानी की हिस्ट्री बता रहे हैं, कभी हम पानी का जो है क्या आवश्यकता है, पानी की को बचत करने का तरीका या उसको संचय करने का तरीका। ये सारी चीज़ें अगर एक ही साथ बच्चे को सिखाया जाए तो वो पानी को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। इसी तरीके से कोई भी टॉपिक जब हमें बच्चों को पढ़ाना होता है तो डिसिप्लिनरी का मतलब यही हुआ कि कई आयाम से उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को पढ़ाया जाए, उस पॉइंट को बताया जाए बच्चों को, ताकि बच्चे को जो उसका अनुभव है, जो टीचर का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे बच्चा जो है वो सीख पाए। तो इसी तरीके को इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो कहा गया, लर्निंग कहा गया। बाकी वोकेशनल एजुकेशन की बात की ही गई है, वो हमने जिक्र किया भी था कि बच्चों को अब वोकेशनल एजुकेशन यानी उनके अंदर कौशल विकास किया जाएगा, हुनर डेवलप किया जाएगा कि बच्चा जब निकले तो कुछ ना कुछ हुनर लेके निकले ताकि वो भविष्य में आगे जो है वो फेल ना हो, है ना। अब चौथी बात जो होती है, चौथी बात आई मूल्यांकन प्रणाली की, है ना। मूल्यांकन यानी उनका असेसमेंट कैसे, 2005 में क्या असेसमेंट पद्धति थी और 2023 में किस तरीके का चेंज किया गया। हमें लगता है कि अगर ये पूरा लेक्चर आप हमारा देख लिए, पूरा वीडियो देख लिए शुरू से अंत तक, तो 99% क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 1% की हम बात नहीं कर रहे हैं, उतना फेंकने की आदत भी हमारी नहीं है कि हम 100% कह दें, है ना। तो 99% क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप समझ के कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंपेयर करके तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, और जब भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं, ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली की अगर हम बात करें, असेसमेंट सिस्टम की बात करें, जो चौथा पॉइंट है हमारा, मित्रों अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, यानी कि अब इवेल्युएशन। इसमें इवेल्युएशन या असेसमेंट प्रोसेस क्या होगा, असेसमेंट सिस्टम क्या होगा। तो असेसमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो 2005 में था, एनसीएफ 2005 में, वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता था, सतत एवं समग्र मूल्यांकन असेसमेंट होता था। यानी कि सीसीई पैटर्न पर, एनसीईआरटी की किताबें जो आती थी वो सीसीई पैटर्न पर मूल्यांकन होता था उसमें, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की गई थी, है ना। अब जो 2023 में कहा गया असेसमेंट सिस्टम या इवेल्युएशन सिस्टम कहा गया, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया, योग्यता आधारित हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन, असेसमेंट या इवेल्युएशन हो गया, है ना, योग्यता आधारित हो गया, ये चेंज हुआ। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2023 के अंतर्गत किस तरीके के असेसमेंट की, इवेल्युएशन की बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, योग्यता आधारित असेसमेंट की बात वहाँ अपना आंसर देंगे। अब इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई, यानी कि केंद्रीय एक एजेंसी, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, परख, PARAKH, परख है। P का मतलब हो गया परफॉर्मेंस,
ए का मतलब हो गया असेसमेंट, असेसमेंट। आर का मतलब हो गया रिव्यू, और इस असेसमेंट का हो गया मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस, एंड एनालिसिस। ऑफ नॉलेज, के का मतलब नॉलेज हो गया, ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। फरक का फुल फॉर्म होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। जैसे दे देगा एग्जाम में, कैसे देगा कि परख का मतलब होता, परख में आर का मतलब होता है, आर मीन्स होता है, आर का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो वो आपको देना पड़ेगा रिव्यू। एग्जाम में दिया रहेगा रिव्यू, रिवीजन, इस तरीके से दिया रहेगा, तो उसमें जो है ऑप्शन में तो रिव्यू हो जाएगा। पूरा ना पूछ करके किसी एक अक्षर का जो है, एक लेटर का वो फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो वो देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया। तो ये परख एजेंसी बनाई गई जो स्कूलों में रैंडमली स्कूलों को उठाएगा और बच्चों को वहाँ चेक करेगा। क्लास 3 में असेसमेंट होता है, क्लास 6 में होता है और क्लास 9 में होता है। 1, 2, 3 में बच्चा कितना पढ़ा वो 3 में हो जाता है, 4, 5, 6 में पढ़ा वो 6 में हो जाता है, 7, 8, 9 में पढ़ा वो 9 में हो जाता है। तो इस तरीके से एक एजेंसी बनाई गई परख, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करेगा। तो ये चेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना। फिर यहाँ मॉड्यूलर असेसमेंट की बात की गई है। मॉड्यूलर यानी कि अब छोटे छोटे मॉड्यूल में चेंज किया जाएगा, छोटे छोटे मॉड्यूल में सिलेबस को कवर किया जाएगा। इकट्ठा बहुत ज़्यादा जो है असेसमेंट नहीं होगा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक मूल्यांकन, उसी को कहा गया रचनात्मक मूल्यांकन होगा। वो असेसमेंट किस तरीके का पहले होता था, जैसे पहले असेसमेंट होता था वो रचनात्मक नहीं होता था, वो समेटिव होता था। क्या होता था? समेटिव होता था। अब समेटिव से किस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? फॉर्मेटिव की तरफ, यानी कि अब फॉर्मेटिव होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा, है ना, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। और ये रचनात्मक मूल्यांकन में एक मॉड्यूलर मूल्यांकन की भी बात की गई, मॉड्यूलर असेसमेंट की भी बात की गई। यानी कि अब जो है क्या किया जाएगा, बच्चे को छोटे छोटे मॉड्यूल में, सिलेबस को छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ करके, जैसे 2 चैप्टर पढ़ाया असेसमेंट हो गया, फिर 2 चैप्टर पढ़ाया असेसमेंट हो गया, इस तरीके से मॉड्यूलर असेसमेंट हो गया। और अब तो ये भी बात हो रही है कि जब NCF 2023 कम्प्लीटली लागू हो जाएगा, अभी तो फिलहाल ये जो है आंगनबाड़ी बाल वाटिका में ही लागू है। कहने का मतलब ये है कि अभी आंगनबाड़ी में ही ज़्यादातर ये लागू किया गया है, लेकिन जब ये पूरे तरीके से लागू हो जाएगा तो उस समय क्या सिस्टम बन जाएगा कि बच्चा का जितना भी कंप्लीट होगा उसका वो एग्ज़ाम दे देगा, जितना उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, वो जितना मॉड्यूल उसका कंप्लीट होगा उसका वो एग्ज़ाम दे देगा, उतना असेसमेंट उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से और किसी भी सब्जेक्ट में 2 या 3 की शायद बात हो रही है, 2 असेसमेंट होगा, उसमें जिसमें उसका ज़्यादा नंबर आया, यानी जो बेस्ट हुआ, दोनों में से जो बेस्ट होगा उसी का नंबर वो लिया जाएगा। तो इस तरीके से बात हो रही है, यानी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है अब एजुकेशन पॉलिसी में आई है। आगे देखना है कि कैसे कैसे क्या इम्प्लीमेंट होता है, वो कितना सफल होता है, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, है ना। तो ये हो गया असेसमेंट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन 2005 में था, और NCF 2023 में क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है असेसमेंट हो गया, यानी योग्यता आधारित असेसमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग 5वां नंबर जो हम लोग चर्चा करेंगे भाषा की, है ना, भाषा की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या किया गया, NCF 2005 जो 1986 की शिक्षा नीति पर आधारित है, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला, भाषा सूत्र का जो उसमें फार्मूला निकाला गया, बात की गई। उसमें कौन कौन सी भाषाएं होंगी, जैसे बच्चे को जो प्राइमरी स्तर पर शिक्षा देनी है
तो वो तो उसकी मातृभाषा सबसे बेहतर होगी। मातृभाषा में वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा, चीजों को समझ पाएगा। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में उसको शिक्षा देनी होगी। और दूसरी एक भाषा जो ली गई, अगर वो गैर हिंदी राज्य का है तो एक हिंदी भाषा हो गई और एक जो है इंग्लिश हो गई। इंग्लिश इसलिए ताकि वो ग्लोबली कनेक्ट हो सके और वैश्विक स्तर पर चीजों को जो है वो समझ सके, कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो सके। तो ये भाषा लैंग्वेज फार्मूला पर काम किया, यानी ट्री लैंग्वेज सिस्टम पर काम किया गया था। और जो NCF 2023 है ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। मल्टी लैंग्वेज कहा गया है और मेन रूप से इसमें भी 3 भाषाएं R1, R2, R3 ली गई हैं। कहा तो गया मल्टी लैंग्वेज अप्रोच, यानी मल्टीलिंगुअल सिस्टम यहाँ बनाया गया, पॉलिसी बनाई गई, मल्टीलिंगुअल पॉलिसी बनाई गई। और इसमें है कौन कौन सी भाषा? पहली तो हो गई मातृभाषा या स्थानीय भाषा, यानी कि क्लास 5 तक या उससे भी आगे 8 तक या उससे भी आगे कह लीजिए आप, हो सके अगर संभव हो सके तो उस बच्चे को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो है वो हमें शिक्षा देनी है। और दूसरी जो हो गई वो कोई अन्य भारतीय भाषा हो गई, जैसे अपने यहाँ हिंदी हो गई, और तीसरी इंग्लिश हो गई। वही चीज़ इसमें भी जैसे 2005 में था वैसे यहाँ भी लगभग उसी तरीके से रखा गया, ताकि बच्चा इंग्लिश अगर एक रहेगा तो वो ग्लोबली चीज़ों को समझ सकेगा, यानी वो जब बाहर निकलेगा तो उसको रोजगार पाने में समस्या नहीं होगी, रोजगार का साधन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो इंग्लिश समझ के बाहर निकलेगा, है ना। तो लगभग वही चीज़, जैसे एक यहाँ एग्जांपल हम लोग लें, जैसे हम लोग अपने यहाँ की बात करें, एक अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा जैसे अवधी हो गई, है ना। उसके बाद एक अन्य भारतीय भाषा, जो भारत की 22 भाषाएं हैं उसमें से एक भारतीय भाषा हमारी हिंदी हो गई, और तीसरी इंग्लिश हो गई। अगर हम बिहार की बात करें, मान लीजिए बिहार का कोई बच्चा होगा तो वहाँ क्या होगा, मातृभाषा उसकी क्या भोजपुरी हो गई, या बिहारी जो स्थानीय भाषा होती है एक हिंदी हो गई, अगली इंग्लिश हो गई। मान लीजिए दक्षिण भारत का कोई बच्चा है तो दक्षिण भारत के लिए मान लीजिए तमिल का बच्चा है तो उसकी मातृभाषा स्थानीय भाषा तमिल हो गई, और वो गैर भाषी राज्य है तो वहाँ पे भारतीय भाषा वहाँ हिंदी हो गई, है ना। और तीसरी लैंग्वेज जो है ये एक स्टेट अपने आप सेलेक्ट भी कर सकता है ना, मतलब एक भाषा जो है मातृभाषा तो होगी ही, है ना, और इंग्लिश होगी ही होगी। अन्य भारतीय भाषा में स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो भाषा वहाँ चल रही होगी उसके अनुसार वो वहाँ अपने यहाँ की भाषा सेलेक्ट करने के लिए फ्री है, फ्री होके वो वहाँ की भाषा सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि NCF 2023 किस तरीके के लैंग्वेज पर आधारित है, किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो मल्टी लैंग्वेज अप्रोच होगा, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे ये 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कोठारी आयोग ने दिया था, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला पर जो है वो डेवलप किया गया है ना। एक चीज़ यहीं और बता दें कि कस्तूरी रंगन ने ही इसको भी बनाया था, NCF 2023 के कस्तूरी रंगन जो NEP 2020 को उन्होंने ही तैयार किया था और उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो NCF 2023 को भी जो है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ही जो है बनाया गया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला जो आता है वो हम लोगों का है, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी, है ना। शिक्षक किस भूमिका में रहेगा, तो 2005 की अगर बात करें तो इसमें शिक्षक जो है वो उतना, उसको ये नहीं माना गया था कि उतना वो टेक्नोलॉजी से स्ट्रांग होगा, टेक्नोलॉजी जो है उतना वो सपोर्ट कर पाएगा या उतना यूज कर पाएगा। लेकिन NCF 2023 में ये कहा गया कि अब टीचर्स को जो है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए। यहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। ICT का प्रयोग हम लोग सुने हैं, तो यहाँ क्या शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका में रखा गया था, है ना। यहाँ जो है अगर हम शिक्षक की भूमिका देखना चाहें, छठा पॉइंट, शिक्षक की भूमिका, तो यहाँ शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में रखा गया। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर कहा गया शिक्षक को, है ना। जबकि NEP 23 में जो कहा गया वो कोर लर्नर कहा गया। शिक्षक को
शिक्षक को को लर्नर कहा गया है ना, यानी बच्चे के साथ साथ शिक्षक भी सीख रहा है, सिखा भी रहा है और सीख रहा है। को लर्नर, शिक्षक को को लर्नर की भूमिका में रखा गया। क्या मतलब हुआ इसका कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक जो था वो मार्गदर्शक, यानी कि सिर्फ बताता था, बताने वाला था, फैसिलिटेटर था, समझाने वाला था। लेकिन यहाँ पे समझाने के साथ साथ वो बच्चा को लर्नर भी है, वो अध्यापक को लर्नर भी है, शिक्षक जो है बच्चे के साथ सीख भी रहा है, यानी कि सिखा भी रहा है और सीख रहा है। को लर्नर की भूमिका में उसको रखा गया। इसमें टेक इनेबल्ड, शिक्षक को टेक इनेबल्ड बताया रखा गया है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी उसको जरूर आनी चाहिए, है ना, टेक इनेबल्ड होना चाहिए, यानी कि वो बच्चों को आईसीटी का प्रयोग, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी डिजिटली जो चीज़ें हैं उनके बारे में टीचर को अपडेट होना है और उसी का प्रयोग करके जो है बच्चे को शिक्षा देनी है ना। और एआई बेस्ड लर्निंग टूल का उपयोग यहाँ नेसेसरी कर लिया गया है ना। एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है की गई हैं 2023 में, और अच्छा भी है क्योंकि एआई का समय आ रहा है। टेक्निकली जो है ज़्यादा हम लोग अच्छे से बच्चों को सिखा भी सकते हैं, और गवर्नमेंट इस तरीके के प्रावधान भी कर रही है। स्कूलों में जो है डिजिटल बोर्ड है ना, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही हैं, तो होना भी चाहिए। समय के साथ साथ बदलाव काफ़ी ज़रूरी है ना। यहाँ पे विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती थी, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, यानी कि यहाँ जो है स्टूडेंट एक्टिव होता था। यहाँ भी स्टूडेंट एक्टिव है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये है कि अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2023 में शिक्षक को किस भूमिका में रखा गया है, तो को लर्नर की, ये ध्यान रखिएगा, है ना, को लर्नर की भूमिका में रखा गया है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए, एआई बेस्ड लर्निंग, यानी कि उसको जो है एआई, टेक्नोलॉजी, आईसीटी का प्रयोग करने आना चाहिए शिक्षक को, तभी वो जो है बच्चों को अच्छे तरीके से समझा पाएगा, है ना। टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक इनेबल्ड मेंटर, एक चीज़ यहाँ टेक इनेबल्ड मेंटर की भूमिका है इसकी, है ना, ये भी शब्द याद रखिएगा। अगर आ गया टेक इनेबल्ड मेंटर की भूमिका में यहाँ शिक्षक रहेगा, तो ये हो गया शिक्षक की भूमिका। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड 21st सेंचुरी स्किल, ये क्या होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या यहाँ रहेगी, तो 2005 में क्या था, है ना, और 2023 में। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कह लीजिए, है ना। ये क्या है, तो यहाँ पे 2005 में नेसेसरी नहीं किया गया था, अनिवार्य नहीं किया गया था। 2005 में तकनीकी जो है वो सहायक माध्यम माना गया था, है ना। यहाँ टेक्नोलॉजी एक सहायक माध्यम माना गया था। यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अध्यापक चाहे तो पढ़ा सकता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को चीज़ों को समझा सकता है। लेकिन यहाँ जो है एनसीएफ 2023 में टेक्नोलॉजी को अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ क्या हुआ है, एनसीएफ 2023 में टेक्नोलॉजी को अनिवार्य कर दिया गया। दोनों में फर्क समझिएगा, यहाँ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी को ही पढ़ाया जाना है, यानी एआई बेस्ड लर्निंग देनी है उनको कोडिंग सिखाना है, उनको डिजिटल लिटरेट करना है, यानी बच्चों को डिजिटली नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, एआई टूल्स हैं, टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। जितने भी डिजिटल टूल्स जो इस एज में सीखे जा सकते हैं वो सारे नॉलेज बच्चों को देना है, और टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेना ही लेना है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंस है, ये क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ टेक्नोलॉजी को सहायक सामग्री माना गया था, इसका सहारा लेके, जैसे टीएलएम होता है, टीएलएम के तौर पर रखा गया था, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी को एक विषय के रूप में रखा गया। यहाँ पढ़ाया जाना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही लेना है, और
टेक्नोलॉजी को पढ़ाया भी जाना है, जितने भी एआई टूल्स हैं, है ना, एआई टूल्स हैं उनके बारे में बताना है, कोडिंग बतानी है, बच्चों को सिखानी है ना। ये 6 to 8 की बात हो रही, कोडिंग वहाँ पे है ना। उसके बाद आपको डिजिटली लिटरेट करना है, उनको डिजिटली लिटरेट करना है बच्चों को, यानी कि वो अनभिज्ञ ना रह जाए, टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ ना रह जाए। जब वो शिक्षा प्राप्त करके अपर क्लास में जाएं, 9, 10, 11, 12 में जाएं या उससे भी आगे जाएं, तो उनको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो अब ये चीज़ें हमने कंपैरेटिव स्टडी कर ली 2005 और 2023 एनसीएफ का। ये चीज़ याद रखिएगा, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 दोनों का खाका तैयार किया है के कस्तूरी रंगन जी ने। तो ये चीज़ पूछा भी जा सकता है। अब हमें लगता है कि ये इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हमने किया। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और 99% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो क्वेश्चन का सेट ही होगा, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें सारी चीज़ें जो हम पढ़ाए हैं वहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो मित्रों, अगर ये वीडियो हमारा मेहनत अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है ना मित्रों। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।